बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे बायो का, क्लास 8 का। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर का वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टडी ऑफ मलेरिया में हमने स्टार्टिंग पे जो है वो मलेरिया की स्टडी कर ली। अब जो नेक्स्ट फर्दर कुछ रह गया इसका पार्ट वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक हाइपोथेसिस बन गई थी मलेरिया को लेके, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये एक हाइपोथेसिस थी और लिब्रान और कुछ और बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये जो है वो हाइपोथेसिस बनाई थी। उसके बाद एक और जो है वो फिजिशियन है जिन्होंने एक और हाइपोथेसिस बनाई थी मलेरिया को लेके, वो थे A.F.A. किंग। In 1883, a physician A.F.A. King listed 20 observations, some important observation of King world। अच्छा, 1883 में एक जो है फिजिशियन थे जिनका नाम था A.F.A. किंग, जिन्होंने क्या किया था 20 ऑब्जर्वेशन बनाई थी मलेरिया के ऊपर। इनके कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ये हैं। मलेरिया की सबसे पहले इन्होंने देखी, क्या किया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, उसके बाद जो है ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने बनाई। इनकी ऑब्जर्वेशन में जो फर्स्ट है, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। इनका कहना था, ये था पहली ऑब्जर्वेशन में कि जो लोग बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज पीपल जो के अंदर सोते हैं। ठीक है, कमरों में सोने वाले लोगों को कम मलेरिया होता है, लेकिन जो बाहर सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा थे। People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who didn't use such nets। जो लोग जो हैं वो जालियां लगा के सोते थे जालियों के अंदर। आपको पता है ना, जालियां रात को लगा के सोते हैं मच्छर से बचने के लिए। तो जो लोग जो हैं उन नेट्स के अंदर सोते थे उनमें मलेरिया के चांसेस कम थे, और जो लोग वो नहीं लगा के सोते थे उनके अंदर मलेरिया के ज्यादा चांसेस थे। थर्ड है इनकी ऑब्जर्वेशन, individual who slept near smoky fire usually didn't get malaria। अब वो लोग जो कहाँ पे सोते थे, स्मोकी फायर के पास, ठीक है, धुएं के पास, ठीक है, आग का धुआं जहाँ भी होता था वहां पर जब वो सोते थे उनको मलेरिया के चांसेस कम होते थे। ठीक है, तो ये एक ट्री है जिसका नाम है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस का जो उसके लीव्स हैं उसको जब जलाया जाता है, जो धुआं उससे रिलीज होता है वो बहुत इफेक्टिव था इन मच्छरों से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए। तो इसी की बेस पे A.F.A. किंग ने जो है वो ऑब्जर्वेशन बनाई। ऑब्जर्वेशन के बाद जो है इन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई। इनकी हाइपोथेसिस थी, इसको अंडरलाइन करें, मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो क्या करते थे, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते थे, और यही जो है मलेरिया को स्प्रेड करने में सारा रोल किनका था, मॉस्किटोस का। ये किसका कहना था, A.F.A. किंग का। और फिर इसको लेके जो हाइपोथेसिस बनी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोस। तो मॉस्किटोस के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मस्ट मौजूद होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम ही जो है वो ऑब्जर्व किया गया। पिछले एक्सपेरिमेंट में भी हमने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम जो है वो टीनी ऑर्गेनिज्म जो हमने देखे मलेरियल पेशेंट के ब्लड में, तो वो टीनी ऑर्गेनिज्म क्या थे, प्लाज्मोडियम थे। इसी तरह A.F.A. किंग का भी यही कहना है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो में प्रेजेंट होने चाहिए अगर मॉस्किटो ही ट्रांसमिट कर रहे हैं मलेरिया को। तो इसी जो है हाइपोथेसिस को लेके इसकी डिडक्शन जो है उसको लेके टेस्ट किया गया, और एक और जो है वो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको टेस्ट किया, रोनाल्ड रोज था उनका नाम। A British army physician working in India in 1880s performed important experiment। रोनाल्ड रोज जो थे ये बर्तानिया के एक फिजिशियन थे जो इंडिया में 1880 में काम कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। He allowed a female anopheles mosquito to bite a malarial patient। इन्होंने क्या किया, एक एनोफिलीज मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो क्या करे, एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। जब एनोफिलीज ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो उन्होंने क्या किया, उस एनोफिलीज मच्छर को मार दिया। जब मारा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उस मॉस्किटो के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम बड़ी जल्दी से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, मलेरियल पेशेंट को काटने से उस मच्छर के अंदर भी क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया, और वो प्लाज्मोडियम जो है वो बड़ी फास्टली जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, इसी तरह रोनाल्ड रोज
उसने क्या किया, क्यूलेक्स लिए, वो भी जो है मॉस्किटो की एक टाइप है, और उनको अलाउ किया कि वो क्या करें, जो मलेरिया से इन्फेक्टेड स्पैरोज थी उनको बाइट करें। जब उन्होंने बाइट किया तो उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया, और फिर वही वाले मॉस्किटो जब दूसरी स्पैरोज को जाके जो है वो बाइट करते थे, सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कुछ स्पैरोज ली और मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो उनको बाइट करें, क्यूलेक्स को। ठीक है, क्यूलेक्स जो है वो फीमेल मॉस्किटो थी। जब उन्होंने बाइट किया तो उन स्पैरोज के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो आ गया उनके ब्लड के अंदर, और फिर जब न्यू क्यूलेक्स को अलाउ किया तो वो क्यूलेक्स के अंदर मजीद जो है वो क्या आ गए, प्लाज्मोडियम। इसी तरह से जब उन्होंने हेल्दी जो है स्पैरोज उनको बाइट किया तो वो वाले प्लाज्मोडियम जो है वो हेल्दी जो है स्पैरोज उनके अंदर भी कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से जो है वो मलेरिया कॉज हुआ स्पैरोज के अंदर भी और ह्यूमंस के अंदर भी। ह्यूमंस के अंदर एनोफिलीज जो है वो मॉस्किटो फीमेल होती है, वो कॉज करती है मलेरिया, जबकि बर्ड्स के अंदर जो है वो क्यूलेक्स जो है वो मलेरिया कॉज करती है। यहाँ पे अब एक टेबल है, इट इज एडिस मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर, सी हाउ इट डिफर फ्रॉम एनोफिलीज। अब ये देखें, एडिस मॉस्किटो जो है ये होती है डेंगू की रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आपको बता दिया क्यूलेक्स जो है वो बर्ड्स में मलेरिया कॉज करती है, एनोफिलीज जो है ये भी फीमेल मॉस्किटो होती है, ये किस में करती है, ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करती है, और एडीज जो मॉस्किटो है ये भी फीमेल मॉस्किटो है और ये क्या करती है, डेंगू फीवर। ये देखें हैं तो मॉस्किटोज ही, लेकिन 3 डिफरेंट टाइप्स हैं मॉस्किटोज की जो डिफरेंट डिजीज जो है वो काज कर रही होती हैं। उसके नीचे एक टेबल है, और जब देखें मॉस्किटो जो है अपने माउथ पार्ट के साथ जो है वो कट करती है हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है, तो उसका मकसद क्या होता है, वो क्या करती है कि कुछ सलाइवा जो है वो ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, जब कोई मॉस्किटो आगे बैठती है हमारी स्किन के ऊपर और स्किन को काटती है जब, तो वो क्या करती है, थोड़ी सी अमाउंट में जो है वो सलाइवा इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, वो जो बाउंड उसने किया होता है उसके अंदर क्या करती है, सलाइवा जो है वो रिलीज कर देती है। अब इस सलाइवा का क्या फंक्शन होता है, ये सलाइवा जो है ये ब्लड को जमने से बचाता है। ठीक है, ब्लड की के क्लॉट्स नहीं बनते, और क्या होता है, ये मॉस्किटो इजीली क्या करती है, वो वाला ब्लड जो है वो सक कर सकती है, और इसकी जो है इसका जो है स्टमक, उसके अंदर जो है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। सॉरी, फूड के नाल है जो मॉस्किटो की, इसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। दोबारा फिर सुने कि जब कोई मॉस्किटो आके हमारी बॉडी के ऊपर बैठती है और कट करती है स्किन को, तो क्या करती है, स्मॉल अमाउंट में सलाइवा जो है वो इंजेक्ट कर देती है बॉडी के अंदर। वो सलाइवा क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। जब फिर ये फीमेल मॉस्किटो जब ब्लड सक करती है तो इसकी फूड के नाल के अंदर ब्लड की क्लॉट्स जो है वो नहीं बनते, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। इसके साथ ही जो है एक और टेबल है जिसके अंदर लिखा हुआ है, जब कोई मच्छर जो है जब काट के चला जाता है तो विल्स जो अपीयर होती हैं स्किन के अंदर, ये कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, ये कोई जो है वो जख्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। जो सलाइवा उसने इंजेक्ट किया उसका, और क्या होता है, इचिंग होती रहती है, थोड़ी देर जो है वो खारिश हुई रहती है और स्वेल हो जाती है स्किन वहां पर कुछ घंटों के लिए। ठीक है, उसके बाद है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे, इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। ठीक है, हाइपोथेसिस जो कि टेस्ट के टाइम पे भी स्टैंड रहती है, ठीक है, जो रिजेक्ट नहीं होती। ठीक है, जब टेस्ट किया जाता है, बार बार टेस्ट किया जाता है, तो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, थ्योरी। ऐसी हाइपोथेसिस जो टेस्ट के टाइम पे बरकरार रहे, रिजेक्ट ना हो, बार बार टेस्ट किया जाए लेकिन रिजेक्ट ना हो, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। तो एक थ्योरी जो है उसको सपोर्ट किया जाता है एविडेंस के थ्रू। उसके बाद है लॉ और प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन कर लें पेज नंबर 27 पे। If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it's become law or principle। इसमें कह रहा है अगर एक थ्योरी जो है वो सरवाइव करती है, डाउटफुल अप्रोच से गुजर जाती है और कंटिन्यूस
रहती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से भी जो है वो बरकरार रहती है, रिजेक्ट नहीं होती, तो वो क्या बन जाता है, लॉ या प्रिंसिपल। अब एक बात आपको बताती चलो, लॉज जो है वो फिजिक्स में बन सकते हैं, लेकिन बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लॉज बहुत कम होते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो अक्सर रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो बायो के अंदर जो है वो लॉज बहुत कम होते हैं। दो लॉ हैं जो अभी तक भी जारी हैं और वैसे ही बरकरार हैं, वो मेंडल्स के लॉ हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो बायो में जो है वो लॉज कम बनते हैं, जबकि फिजिक्स वगैरह में जो है वो लॉज ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर जो है वो चेंजिंग्स आती रहती हैं, तो फिर जो है वो लॉज नहीं बनते। अब लॉज की साइंटिफिक लॉज की एक जो है एग्जांपल है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक जो साइंटिफिक लॉ है ये क्या है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। इट इज इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये वो थ्योरी होती है जिसको जो इररिफ्यूटेबल होती है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। एग्जांपल जो है इसकी ये है, एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉज एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉज के अंदर दो एग्जांपल आ जाती हैं, कौन कौन सी, हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो लॉज हैं, आपको पहले बता चुकी हूँ कि बायो के अंदर जो है वो ज्यादा लॉज नहीं बनते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चेंजिंग्स आती रहती हैं, इसलिए जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होती रहती हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह हाफिज।